हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। कैसे हैं आप लोग। आज की स्टोरी है द ग्रे माइंड। तो कहानी शुरू होती है। रात के ठीक 12 बजे हैं। देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी वैदिक लैब्स के मालिक विक्रम ओबरॉय अपने 50वें फ्लोर के आलीशान पेंट हाउस में बैठे हैं। हाथ में महंगी शराब का ग्लास है और होठों पर कामयाबी की घमंड भरी मुस्कान। तभी उनके पर्सनल फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। विक्रम कॉल उठाते हैं। दूसरी तरफ से बिल्कुल शांत, ठंडी और कंप्यूटर से बदली हुई आवाज़ आती है। विक्रम ओबरॉय, अगले 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट के 500 करोड़ रुपए गायब होने वाले हैं और पूरी दुनिया में कोई आपको बचा नहीं सकता। विक्रम ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं, कौन बोल रहा है? मेरी सिक्योरिटी को हिला सके ऐसा सिस्टम अभी तक बना नहीं है। लेकिन अगले ही सेकंड उनके पेंट हाउस की सारी लाइट्स गुल हो जाती हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल रंग का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 9, 8, 7 और विक्रम ओबरॉय के माथे पर पसीना आ जाता है। ये कहानी किसी आम चोर या भूत प्रेत की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे दिमाग की है जो न पूरी तरह सफ़ेद है न पूरी तरह काला। ये कहानी है एक ग्रे माइंड की। एक ऐसा शातिर दिमाग जिसे दलदल में उतरने पर मजबूर किया इस देश के भ्रष्ट सिस्टम ने। चलिए चलते हैं 2 साल पीछे। करण एक बहुत ही सीधा साधा जीनियस साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट था। उसका एक ही सहारा था, उसकी माँ और उसका छोटा भाई रोहन। रोहन को नई नई जॉब मिली थी उसी वैदिक लैब्स कंपनी में जिसका मालिक विक्रम ओबरॉय था। रोहन बहुत खुश था, पर उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। जॉब के 6 महीने बाद रोहन को कंपनी के कंप्यूटर सर्वर में एक ऐसी फाइल मिली जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वैदिक लैब्स देश के गरीब इलाकों में बच्चों को नकली और जहरीली दवाइयाँ सप्लाई कर रही थी ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ सके। इस नकली दवा की वजह से अब तक सैकड़ों बच्चों की जान जा चुकी थी। रोहन एक शरीफ और ईमानदार लड़का था। उसने इस स्कैम के खिलाफ आवाज़ उठाने की सोची, लेकिन वो नहीं जानता था कि विक्रम ओबरॉय का हाथ इस देश के बड़े बड़े नेताओं और पुलिस के सर पर था। एक रात रोहन अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह पुलिस करण के घर आती है और कहती है कि रोहन को ड्रग स्मगलिंग के केस में अरेस्ट किया गया है और उसके 2 दिन बाद जेल के अंदर एक अजीब हादसे में रोहन की मौत हो जाती है। इस सदमे को करण के पिता पहले ही झेल नहीं पाए थे और दुनिया छोड़ चुके थे, और अब रोहन के जाने के गम के कारण करण की मां को दिल का दौरा पड़ गया। एक ही हफ्ते में करण का हंसता खेलता परिवार राख का ढेर बन गया। करण पुलिस के पास गया, कानून के पास गया, गिड़गिड़ाया, पर हर तरफ से उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, विक्रम ओबरॉय के खिलाफ कोई सबूत नहीं, केस बंद। करण समझ गया कि इस अंधे कानून की अदालत में उसे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर दुश्मन औकात से ज़्यादा ताकतवर हो तो ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है। करण ने फैसला किया कि वो कानून हाथ में नहीं लेगा, वो सिस्टम का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। करण ने अपना पुराना घर बेच दिया। एक पुराने खाली गोदाम वेयरहाउस के अंदर उसने अपना एक हैकर अड्डा बनाया। चारों तरफ बड़े बड़े मॉनिटर्स, सर्वर्स और फ्लैशिंग लाइट्स। 2 साल तक करण ने न ढंग से सोया न चैन से बैठा। उसने विक्रम ओबरॉय के हर एक गार्ड, हर एक बिजनेस पार्टनर और उसके पूरे सिक्योरिटी नेटवर्क की कुंडली निकाल ली। और आज 2 साल बाद वही रात थी जब काउंटडाउन चल रहा था। विक्रम ओबरॉय के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे थे। उनका सारा ब्लैक मनी एक अनजान क्लाउड सर्वर पर ट्रांसफ़र हो रहा था। विक्रम पागल हो चुके थे। उन्होंने अपने सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाया, पर कोई भी करण के फायरवॉल को तोड़ नहीं पा रहा था। जब बात देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की हो तो सिस्टम हिलेगा ही। विक्रम ओबरॉय ने देश के सबसे शातिर और खूंखार आईपीएस ऑफिसर को इस केस पर लगवाया, इंस्पेक्टर अर्जुन। अर्जुन का रिकॉर्ड था, उसने आज तक जिस क्रिमिनल के पीछे कदम बढ़ाया उसे ज़मीन खोद कर भी निकाल ले। अर्जुन आते ही पूरे केस को स्टडी करता है। वो समझ जाता है कि ये किसी आम हैकर का काम नहीं है, ये किसी ऐसे दुश्मन का काम है जो विक्रम ओबरॉय को बर्बाद करना चाहता है। अर्जुन अपनी साइबर सेल की टीम को बिठाता है और कहता है, ये हैकर जितना भी शातिर हो, डेटा ट्रांसफ़र करते वक्त 1 सेकंड के लिए ही सही
इसका आईपी एड्रेस फ्लैश ज़रूर होगा। बस वही हमारा मौका है। और वही होता है। जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म होता है, करण के सिस्टम से एक चूक होती है और अर्जुन को उसका लाइव लोकेशन मिल जाता है। चलो पूरी फोर्स को बोलो, गाड़ियाँ निकाले, अर्जुन चिल्लाता है। पुलिस की 10 गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से उस पुराने गोदाम की तरफ बढ़ती हैं जहाँ करण बैठा था। गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अर्जुन अपनी गन निकालता है और लात मारकर दरवाज़ा तोड़ देता है। अर्जुन अंदर जाता है। सारी गन्स करण की तरफ तन जाती हैं। करण वहाँ बिल्कुल आराम से बैठा था। उसने दोनों हाथ अपने ऊपर कर दिए। अर्जुन आगे बढ़ता है, करण के हाथ पर हथकड़ी लगाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, गेम ओवर करण। ना ना ना, यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है बल्कि शुरू होती है। करण के चेहरे पर पुलिस को देखकर कोई डर नहीं था। वो बिल्कुल शांति से इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों में देखता है और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। करण कहता है अर्जुन से, इंस्पेक्टर अर्जुन, आपको क्या लगता है देश के सबसे काबिल ऑफिसर को मेरी लोकेशन इतनी आसानी से मिल गई? सर, आपने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने आपको यहाँ बुलाया है। अर्जुन बहुत हैरान होकर देखता है करण को और कहता है, मतलब? करण अपना लैपटॉप घुमाता है। स्क्रीन पर अर्जुन की पुलिस गाड़ी की लाइव वीडियो चल रही थी जो बाहर ही खड़ी थी। करण एक बटन दबाता है। अर्जुन की गाड़ी की डिग्गी अपने आप खुल जाती है और उस डिग्गी के अंदर ब्लैक कलर के बैग्स भरे हुए थे जिसमें 50 करोड़ रुपए का नकली कैश और विक्रम ओबरॉय के पुराने स्कैम्स की फाइल्स रखी हुई थी। करण कहता है अर्जुन से, अगले 2 मिनट में सीबीआई की टीम इस गोदाम पर रेड मारने वाली है इंस्पेक्टर, और उन्हें लगेगा कि आपने विक्रम ओबरॉय का पैसा पकड़कर सरकार को नहीं दिया बल्कि मेरे साथ मिलकर आधा आधा बांटने आए हैं। अब आप ही बताइए सर, हथकड़ी मेरे हाथ में रहेगी या आपके? तभी गोदाम के बाहर अचानक एक साथ 20 गाड़ियों के हूटर बजने लगते हैं। रेड और ब्लू लाइट्स पूरी दीवार पर फ्लैश करने लगती हैं। सीबीआई टीम आ चुकी थी। आपको क्या लगता है, क्या करण ने खुद को फंसाकर इंस्पेक्टर अर्जुन को ही अपना मोहरा बना दिया? क्या अर्जुन अब करण को गोली मार देगा या उसकी मदद करेगा? ये सब अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट आने तक का वेट करें। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए। वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है, पसंद आए तो ही शेयर करिएगा। थैंक यू।